प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय को समझेंगे उसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये आपकी साइंस विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 14 है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि विद्युत धारा का तार में अंकन कैसे होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वैसे ही बल्ब जल जाता है या ट्यूबलाइट जल जाती है, वैसे ही पंखा चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे एकदम से कैसे होता है? तो क्या होता है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो जो तार का कनेक्शन स्विच से लेकर आपके किसी भी अप्लायंस में, किसी भी उपकरण तक है, वो सब क्या करेगा, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये परमाणु का एक हिस्सा है। छोटा परमाणु होता है ना, परमाणु बॉम्ब आपने नाम सुना हुआ, एटम। तो उस परमाणु का एक हिस्सा है जो कि ऋणात्मक होता है और जिसका प्रवाह होने पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। सो विद्युत सुचालक में इलेक्ट्रॉन, सभी में नहीं, जो विद्युत के सुचालक होंगे उनमें जब स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो विद्युत का भी प्रवाह कहलाया जाता है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। एक नई टर्म तो नहीं, आपने पुराना पहले भी पढ़ा है, विद्युत सुचालक। जैसे बोलते हैं ना, सुपुत्र, सुकुमार, सुपुत्री। सु मीन्स अच्छा। जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। इसमें सभी धातु आ जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम शीट, लोहा, कॉपर, जस्त। जस्ता किसको बोलते हैं? जिंक को। सु का उल्टा क्या? कु, कुपुत्री या कुपुत्र ऐसे करके। तो उसी तरह से कुचालक, जो हीन चालक है, जो अपने से आसानी से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, उन्हें बोलेंगे विद्युत के कुचालक। जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, सेरेमिक, ग्लास, कांच को आप इसमें उदाहरण में ले सकते हैं। और आपको दिखाया है कि तार में कैसे ऊपर उसके प्लास्टिक चढ़ाया जाता है ताकि करंट जो है वो हमें न लग जाए। विद्युत रोधी जो होते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि जो अपने से विद्युत धारा को बिल्कुल भी प्रवाह न होने दें, वो भी विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा संभव होता है। वायु जो है, एक उदाहरण मैंने आपको लिया है वायु का। वायु जो है वो विद्युत की हीन चालक है, वो आसानी से विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देती। लेकिन तड़ित, बिजली चमकती है ना, तो वो भी तो वायु में प्रवाह होती हुई ऊपर से नीचे तक आ रही है। जैसे जंगल में आग लग जाना, या कहते हैं हम किसी का कहीं पे बिजली गिरी तो वो पूरा का पूरा नष्ट हो गई जगह। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो तड़ित है वो भी तो वायु में विद्युत धारा का प्रवाह है। तो वायु हीन चालक कहलाएगी या सुचालक कहलाएगी? वास्तव में विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई है, जब उसकी वोल्टेज ज़्यादा है, जब उसकी पावर ज़्यादा है, तो पदार्थ जो है विद्युत धारा का चालन करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि हम पदार्थों को विद्युत रोधी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इनको विद्युत रोधी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? या तो इन्हें बोलेंगे सुचालक, या फिर हम बोलेंगे कुचालक या हीन चालक। अब द्रव, द्रव क्या है? तरल पदार्थ, लिक्विड्स में, जैसे नमक पानी, या हम बोलते हैं कि समुद्र का पानी हो गया, या फिर आप कोई सॉल्ट मिक्स करते हो, तो वो जो द्रव हैं क्या विद्युत का चालन करते हैं? यानी द्रव पदार्थ की चालकता का हमें कैसे पता चलता है? जब भी कोई तरल की ये क्षमता है कि वो अपने से बिजली को या विद्युत को संचालित होने दे, प्रवाह होने दे। जैसे एक छोटा सा टेस्टर आपने छोटी क्लासेस 6th में भी बनाया, 6ठी में भी, तो उसमें क्या होता था, हम अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि बल्ब जल जाता है। ऐसे अगर रबर के ऊपर रखेंगे तो नहीं जलता, अलग अलग चीज़ों पे रख के देखो तो जल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने इन दोनों सिरों को नमक के पानी में डाला तो हमने देखा बल्ब जल गया, ठीक है। पर क्या ऐसा सभी द्रव करते हैं? द्रव में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो दूरी बनाए रखने पर भी विद्युत का चालन हो रहा है? इसको समझना है। कई प्राकृतिक वस्तुओं में, जैसे कि कुछ फल और सब्जियों द्वारा भी विद्युत का चालन किया
जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। वो टेस्टर आप संप्रेक्षित वैसा बनाओ, वो टेस्टर जहाँ पे आप बैटरी और वो सब बल्ब के साथ तारों को जोड़ते हो और अलग अलग पदार्थों में देखो। तो जो सावर, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें अलग अलग डिग्री की विद्युत चालकता पाई गई है। उच्च अम्लीय, हमने किया था ना, अम्लीय और क्षारक में अंतर क्या होता है कि अम्लीय स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जो उच्च अम्लीय हैं, जो ज़्यादा खट्टा होगा, वो बिजली का अच्छा संवाहक होगा, कि अपने से सुचालक होगा। जैसे यहाँ पर एक नारंगी ऑरेंज लिया है, संतरे में दिखाया है और एक नींबू में दिखाया है। देखो दोनों में ये ध्यान से देखेंगे, अगर आप एलईडी जो जल रहा है किस में ज़्यादा जल रहा है, अच्छे से चमक किस में ज़्यादा है, नींबू में। यानी नींबू की चालकता नारंगी से या ऑरेंज से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा है। कौन? नींबू। इसलिए कि वो विद्युत का अच्छा चालक। उच्च अम्ल तो कि कंसंट्रेशन जहाँ अम्ल ज़्यादा है, अम्लीय है, जो ज़्यादा खट्टा है, उसमें चालकता भी अधिक होगी। ये समझाया है। क्या सभी द्रव जो हैं वो विद्युत के सुचालक हैं? तो हम क्या बात करेंगे? अशुद्ध जल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो लवणों से मुक्त होने के कारण उसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते, लवण नहीं होते, इसलिए वो विद्युत का क्या होता है? हीन चालक होता है। जैसे जो हमें घरों में नलों का पानी है, हैंडपंप का है, तालाब है, वो शुद्ध जल नहीं है, उसमें क्या मिले हुए हैं? लवण घुले हुए होते हैं। क्या घुले होते हैं? लवण। जैसे समुद्र का पानी को देखोगे तो उसमें क्या है? नमक होता है ना। तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के लवण, जो कि हमें नमकीन स्वाद ना भी दें, वो सब घुले हुए होते हैं। इसलिए इन सब जल में, जिनके नाम मैंने उदाहरण में आपको ऊपर दिए हैं, वो सब विद्युत के सुचालक होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है अशुद्ध जल। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा भी इनमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती है। इसलिए इन सभी जगहों के जल जो हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। पर एक हीन चालक है, वो क्या है? अशुद्ध जल। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अशुद्ध जल की बात की जाएगी, वो विद्युत का क्या होता है? हीन चालक। ठीक है। अब वर्षा का जल हम बोलते हैं शुद्ध है। तो वर्षा का जल चाहे वो शुद्ध है, लेकिन उसमें क्या होती है? वातावरण में होती है ना, एयर का मिक्सचर बोलते हैं, कि वो हवा जो है एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, जिसमें अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य लवण होने की वजह से उसमें अवशोषित होते हैं, उसमें मिक्स हुए होते हैं। इसलिए वर्षा का जल जो है वो भी विद्युत का सुचालक बन जाता है। सिर्फ अशुद्ध जल, जैसे पिछली स्लाइड में तुम्हें बताया, सिर्फ अशुद्ध जल जो होगा, जो वो विद्युत का हीन चालक होता है। अशुद्ध जल में जब हम नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त हो जाता है, तो विद्युत का वो क्या बन जाएगा? सुचालक। तो यानी अम्ल, क्षारक और लवण, ये सब के जो विलयन होते हैं, जो पानी में घुल जाएंगे, घुलने पर ये सारे विद्युत के सुचालक होंगे। जितने अधिक आयन होंगे, यानी इसको समझने की कोशिश करो, अगर मैंने पानी में 1 चम्मच नमक डाला और एक में 3 चम्मच नमक डाला, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो किस में उसके आयन ज़्यादा बन गए? किस में ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है? जिसमें हमने 3 चम्मच घोले हैं। तो नेचुरली उस केस में हम बोलेंगे कि वहाँ पर द्रव में चालकता बेहतर होगी। सो एक विलयन जो विद्युत का संचालन करता है, उसे क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जिस द्रव में आपने घोल बनाया है, किसी लवण का घोल है, हम उसके लिए उसे क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। आगे स्लाइड्स में करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आएगा। एलईडी की बात इसलिए कर रही हूँ कि जब आप टेस्टर बनाएंगे, यानी संपरीक्षित बनाएंगे, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने टॉर्च का बल्ब लेना है। एलईडी बल्ब उनसे ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो दुर्बल विद्युत धारा को भी आसानी से प्रवाहित करने पर दीपित हो जाते हैं। मतलब किसी कोई वीक सी इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर रहा है ना, तब भी वो प्रदीपित हो जाते हैं। तो हमें अच्छे से उसके बारे में पता चल जाता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, हर चीज़ के 2 आपको पहले भी पता है, जैसे आपने सेल में देखे होंगे, ऊपर और नीचे 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। सो जो प्लस वाला होगा वो थोड़ा लंबा होता है,
टेस्टर बनाते हुए उसको प्लस वाले सेल के प्लस से जोड़ देना है और माइनस वाले को माइनस टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ये जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आप ये टेस्टर बना के देखिए अपने लिए भी, और अलग अलग चीज़ों में फिर अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करिए, अरे अलग अलग चीज़ों के साथ उसका परीक्षण करिए कि कौन से विद्युत के सुचालक हैं और कौन से द्रव विद्युत के कुचालक। अब मुख्यतः प्रभाव कितने तरह के पढ़ लिए अब हमने, पुरानी क्लासेस 6, 7 से अब 8 पे आ गए। हर साल आपने एक एक तरह का प्रभाव पढ़ा। पहले था ऊष्मीय प्रभाव, फिर है चुंबकीय, और अब हमने पढ़ा है रासायनिक प्रभाव। थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, धूल को दिमाग से झाड़ेंगे और आगे समझेंगे क्या बता रहे हैं मैम। ऊष्मीय प्रभाव में क्या होगा, जब कोई चालक तार जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करती है और वो गर्म हो जाती है, ठीक है। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है, गर्मी ना। तो गर्माहट से जब भी विद्युत धारा प्रवाह करती है और वो चीज़ गर्म हो जाए तो हमें क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं कि वहाँ जहाँ पर आप विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को देख सकते हैं। बहुत से उपकरण इसी तरह से होते हैं, जैसे कि हीटर्स हैं या रॉड्स होती हैं या रूम हीटर होते हैं। इन सब में क्या होता है, उपकरण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दर्शाते हैं। वो जैसे विद्युत धारा उनसे बहने लगती है वे सभी गर्म हो जाते हैं। जैसे कि प्रेस हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब को हाथ लगाओ जल रहा हो तो फिर बिना बंद के तो देखो कितना गर्म होता है। ऐसे ही हीटर या ऊष्मक या फिर फ्यूज तार। चुंबकीय प्रभाव में हम क्या पढ़ेंगे, जब भी किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये आपने पहले भी देखा है कि एक कील लो बड़ी सी, उसमें तार लपेट दो, एक सेल लगाओ, तो जब आप उसमें पिन्स देखोगे चिपक जाएगी, जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर दोगे वो पिन नीचे गिर जाएगी। यानी जब तक विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। जब भी किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जितने भी सराउंडिंग में, जैसे इतनी दूर से भी खींच रहा है, अगर यहाँ पर है तो खींच पा रहा है, यानी उसका क्या है, क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। और यदि हम चुंबकीय ये सुई को उसके पास रखेंगे तो वो भी विचलित, डिफ्लेक्शन शो करती है जब भी हम बल्ब को या उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जब विद्युत धारा का इस तार से प्रवाह हो रहा है, इसके ऊपर तो नहीं आ रहा, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने प्लास्टिक की शीट कवर कर दी, लेकिन इस एरिया में रखा हुआ है ना मेटल, यहाँ पे प्रवाह हो रहा है। जब इस हिस्से में प्रवाह हो रहा है तो जो चुंबकीय सुई है वो अपने स्थान से विचलित हो रही है। अब इसका उपयोग कौन कौन से उपकरण में होता है, जैसे कि जनरेटर हो गई, मोटर्स हो गई, सभी, चाहे मिक्सर, ग्राइंडर, जहाँ भी मोटर होती है उन सब में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। और जो हमारे स्कूल की घंटी होती है उसमें भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है और वो बच जाती है। अब तीसरे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी जब भी किसी विलयन जो कि विद्युत धारा को प्रवाह होने दे रहा है अपने से, तो उसके जो कण होते हैं, उसके जो अवयव होते हैं वो आपस में विभाजित हो जाते हैं। जैसे जब हम संपरीक्षित, ये जो टेस्टर हमने बनाया है, उसको द्रव में डालेंगे तो उसका परिपथ पूरा हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होने लगेगी तो बल्ब जो है वो जल जाएगा। अगर जो अच्छा चालक नहीं होगा, यानी जो द्रव विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा, आप उसके दो सिरों में ऐसे डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी उसका परिपथ जो है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखो करंट तो तभी फ्लो करेगा जब सर्किट यानी उसका परिपथ पूरा हो। कुछ आगे हमने लिए हैं कि हमें कैसा पता चलेगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हुआ है या नहीं। तो इसमें देखो, आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ आपको बुलबुले नज़र आ रहे हैं। तो जब भी रासायनिक प्रभाव होगा तो हमें आसानी से बुलबुले उसके नज़र आएंगे। ये देखो, मैंने बोला था ना, लिक्विड जो द्रव होता है उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके इलेक्ट्रोड्स। और ये जो लिक्विड है नीचे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी हम इसके रासायनिक प्रभाव की बात करेंगे और द्रव की बात करेंगे कि कैसे होता है, तो उसमें दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है मुख्यतः, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट।
इसी तरह से इसका दूसरा प्रभाव होता है जहाँ पे इसके रंग में परिवर्तन आता है। देखो सिंपल कर दिया उन्होंने, सेल में लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगाए, ये दो क्या कहलाएंगे इसके, शाबाश आप लोग ट्राई करेंगे, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। और ये लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी देखो कलर में चेंज आ रहा है। तो ये क्या है, रासायनिक प्रभाव किसका, विद्युत धारा का। इसी तरह से विद्युत धारा का तीसरा प्रभाव है जिसमें कि हम विद्युत लेपन में इसका इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस पे दूसरे की परत, पदार्थ पे दूसरी परत चढ़ा देना। किसी सुचालक तरफ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है कि जो दो तारें अलग अलग दूरी पे भी पड़ी हैं फिर भी करंट फ्लो कर रहा है। सो उसको समझिए, जब भी हम किसी, जैसे हम नमक का घोल का उदाहरण ले रहे हैं, नमक का घोल में अगर हमने उसे पानी में डाल दिया है तो वो अपने दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, धन यानी प्लस आयन और ऋण मतलब माइनस। ऋण वैसे भी लोन की तरह ले लो, ऋण लेते हैं मतलब लोन लिया है तो पैसा कम होता है ना, तो वो माइनस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, धन, तो वो दो तरह के आयनों में विभक्त हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसा कौन करते हैं, सुचालक होते हैं, जो द्रव विद्युत के सुचालक हैं। और ऐसा नमक के घोल को आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से इसके दो टर्मिनल्स हैं, इनको वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स। हाँ, ये भी धन और ऋणात्मक होंगे, बैटरी के जिस हिस्से से जुड़े हैं। आगे समझते हैं। लेसन का मेन सार यही है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखो हम बात कर रहे हैं कि जो द्रव है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना, कि जो सुचालक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये नमक NaCl जो है नमक का घोल होता है, इस नमक के घोल में N जो है वो धनात्मक आयन है और जो Cl है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक, ऋण मीन्स माइनस का है। तो कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा तो आगे उसका सोडियम, जैसे सोडियम इसमें लिखा हुआ है, वो धनात्मक और ऋणात्मक पीछे लिखा जाता है। ठीक हो गया। तो जब हम पानी में नमक को घोलेंगे तो वो अपने इन आयनों में विभक्त हो जाएगा। अब उसी तरह से बैटरी, देखो यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोड बनाया है, जो ये बैटरी का प्लस है यानी धनात्मक है, वो क्या जुड़ेगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको बोलेंगे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब क्या है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ। देखो यही हो रहा है ना। सो जब बिजली पारित होती है, जब चलती है, प्रवाहित होती है, तो जो ऋणात्मक आयन है वो किधर जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी किसी भी विलयन में जो कि विद्युत का सुचालक है उसमें आयन द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। ठीक है। अब है हमारा विद्युत लेपन। तुमने ये सुना है, इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम सोने के आभूषण के बारे में सुना होगा। मतलब कि सोने के आभूषणों बनाए गए हैं लेकिन उनमें 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड, बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। या आपने सोने का पानी चढ़ा होना, व्हाट इज़ दैट, वो करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जो आभूषण होते हैं कई सस्ते मिल जाते हैं, वो होता है तांबे या कांसे या चांदी, कॉपर का या ब्रास का, उसमें बनाया जाता है आभूषण, और उस पर सोने का पानी चढ़ा देता है ताकि उसकी लुक, उसका कैसे नज़र आएगा, वो सोने के समान नज़र आएगा। तो ये किस द्वारा, विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत लेपन। अब हम ये क्रियाकलाप से समझने की, देखिए यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं और ये पिन है, जो पेपर पिन नहीं होते सिंपल, उस पिन को हम कलर करने की कोशिश करेंगे, पतली सी परत चढ़ाएंगे। अब ये ब्लू सॉल्यूशन क्या बनाया था, कॉपर सल्फेट। तो हम देखेंगे इसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ती है या नहीं। अब ये करंट पास कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हें बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैंने क्रोकोडाइल 2 क्लिप्स लिए हैं और एक पिन जोड़ना मुश्किल होता मुझे, तो मैंने वो और पिन लिया है, पेपर पिन जो होता है,
उसके ऊपर हम कॉपर की पतली सी परत चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेल और टर्मिनल हमने जोड़ा है, एक छोटा सा टेक्सचर बनाया है और सोल्यूशन के लिए कॉपर सल्फेट। सोचो, अगर समझो फिर से, अगर मैंने सोने का पानी चढ़ाना है तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, गोल्ड का सोल्यूशन, राइट। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको मैंने कवर करना है, जिस पर लेपित करना है, उसको मैंने एक टर्मिनल पे लगाया और दूसरी साइड पे बस गोल्ड या सिल्वर चाहिए। लेकिन इसमें आपको सिंपलेस्ट वे में दिखाने की कोशिश की है कि सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का होगा, तो इसमें किसकी परत आनी चाहिए, कॉपर की। समझिए कैसे। देखो, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे और दोनों दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ये ज़रूरी है। आप साइड से देखने की कोशिश करो, डिफरेंट जगह पे हैं, जुड़े हुए नहीं है, यानी जितना भी करंट पास होगा वो कॉपर और सल्फेट के आयंस की वजह से होगा। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे, देखो इसमें कलर चेंज तुम्हें आएगा, जैसे रोज कलर हो जाता है, थोड़ा ब्राउन सा शेड आना शुरू हो जाएगा इसमें। मैंने पीछे भी विद्युत लेपन में आपको दिखाया, और देखो इसके क्रोकोडाइल क्लिप के ऊपर भी थोड़ा सा रंग आ गया, दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन सा। इसको आप क्या वर्ड यूज करते हैं, विद्युत लेपन, कि एक मेटल के ऊपर दूसरे धातु की पतली सी परत चढ़ा देना। होप इट्स क्लियर। सो विद्युत लेपन में किसी पदार्थ के ऊपर वांछित धातु की परत निक्षेपित कर देने की क्रिया क्या कहलाएगी, विद्युत लेपन। और जो दूसरी धातु की परत होती है, कितनी पतली दिखाए ना, कॉपर को थोड़ी देर किया तो कैसे ब्राउन ब्राउन सी लेयर उसके ऊपर आ गई। तो अब उसके जो गुण होंगे, धातु की परत पे गुण कौन से आएंगे, कॉपर के आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं गहनों पे चांदी के हैं लेकिन सोने का पानी चढ़ाया, जब तक कि वो खुरचे नहीं जाएंगे या पुराने नहीं हो जाएंगे, उनमें सोने की तरह चमक जो है वो बरकरार रहेगी। इसी तरह से तांबे की लेपित करना है तो उसकी सतह की पहले गंदगी को अच्छे से साफ करेंगे और फिर कॉपर सल्फेट का जैसे मैंने सोल्यूशन लिया, लेकिन कॉपर प्लेट अवेलेबल नहीं थी, मैंने जस्ट आपको एक एक्टिविटी दिखाई कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट जो फ्लो करता है। ऊपर जहाँ तारे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन है, जहाँ सोल्यूशन है वहाँ पे आयन है, कॉपर और सल्फेट के, और दोनों के दोनों क्रोकोडाइल क्लिप यूज़ किए थे ना मैंने, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना, दूरी होना ज़रूरी है। इसी विद्युत लेपन का बहुत जगह उपयोग किया जाता है, जैसे क्रोमियम एक महंगा धातु है, तो क्रोमियम वस्तु की जो है परत चढ़ाई जाती है। जैसे आप साइकिल के हैंडल पे कई बार देखो तो उसमें खुरच जाती है ना, ऊपर से पतली सी परत और नीचे से आपको लोहा नज़र आना लग पड़ता है। इसी तरह से नलकों के ऊपर भी किया जाता है, बिकॉज क्रोमियम जो है वो घर्षण प्रतिरोध है और साथ में जंग को लगने नहीं देता। पूरी की पूरी चीज़ क्रोमियम से नहीं बना सकते ना बच्चे, कॉस्टली है। ऐसे हम बोलते हैं कॉपर की जगह अगर हम सिल्वर यूज़ करेंगे ना तारों में तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए कॉपर तारों के बीच में जो है वो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सिर्फ पतली सी परत चढ़ाई, नीचे तो सस्ती कोई भी धातु का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से खाद्य भंडारण की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें टिन प्रिजर्वेटिव के साथ आती है ना, टिन के डब्बे जो होते हैं उनमें भी विद्युत लेपन किया जाता है, यानी है नीचे लोहे के पर किसका लेपन कर दिया, टिन का। क्यों किया टिन का, क्योंकि टिन जो है वो कम क्रियाशील होता है, यानी वो रिएक्शन नहीं शो करेगा खाद्य पदार्थों के साथ और उनको खराब नहीं करेगा। लोहा उसके संपर्क में वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि पतली सी परत टिन की है। आप कभी खाली करो डब्बा और उसको बाहर रख दो तो थोड़ी बाद देखोगे उसमें जंग लग गया, क्योंकि अब वो क्रोमियम की जो पतली परत है वो उस पे से हट गई है, तो अंदर किस चीज़ का होगा, वो लोहे का। इसी तरह से पुल वगैरह जो हैं, पुलों पे लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज उनमें शक्ति ज़्यादा है, प्रबल है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन लोहे को जंग भी जल्दी लग जाता है, तो उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम उस पर जिंक गैल्वेनाइजेशन की पतली सी परत जो है उसको निक्षेपित करते हैं। जिंक मैंने दिखाया था आपको, जस्ता, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए, और आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप अपनी किताब से लेसन को रीड ज़रूर करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।